Hi everyone, my name is Anuj Jindal. Why is it that we are not succeeding in UPSC despite multiple attempts? ऐसी क्या गलतियां हो रही हैं कि बहुत सारे स्टूडेंट्स प्रीलिम्स भी क्लियर नहीं कर पाते डिस्पाइट वर्किंग वेरी हार्ड, डिस्पाइट डूइंग एवरीथिंग दैट दे नो ऑफ, डिस्पाइट ट्राइंग एवरीथिंग दैट दे कैन, कोचिंग भी ले लिया, सब कुछ पढ़ लिया, बट इवन देन यू आर नॉट सक्सीडिंग इन द एग्जामिनेशन। कुछ प्री में अटक रहे हैं, कुछ मेंस में अटक रहे हैं, कुछ इंटरव्यू में अटक रहे हैं। आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस स्पेसिफिक टॉपिक बिकॉज मुझे ऐसा लगता है दैट 50% is your knowledge, 50% of the examination is your understanding of the syllabus, of your covering the syllabus in current affairs. But the remaining 50% is a combination of these five things. And if you do these five things properly, then you are automatically increasing your chances or your probability of success. तो खाली पढ़ने से काम नहीं बनता है बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो पढ़ रहे हैं, बट उस पढ़ाई के साथ साथ क्या ऐसी चीज़ें छोटी छोटी करनी है दैट कैन एनहांस योर आउटपुट, दैट कैन एनहांस योर आउटकम, कि आपने जो पढ़ा है उससे आउटकम क्या निकल रहा है, उसको एनहांस करना ज़रूरी है। तो उसके बारे में बात एक एक करके करते हैं। द फर्स्ट वन इज टेक्नोलॉजी। इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट दैट इवन व्हेन वी आर लिविंग इन एन एरा जहाँ पे जेन ज़ी जो है वो रूल कर रही है, दैट इज़ द जनरेशन दैट इज़ लिविंग, दैट इज़ सपोज टू बी टेक्नोलॉजिकली savvy, बट इवन देन मैं देखता हूँ कि एग्ज़ाम की तैयारी में बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी भी टेक्नोलॉजिकली हैंडीकैप्ड हैं। अभी भी स्टूडेंट्स बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशंस, ऐसे सॉफ्टवेयर्स, ऐसे टेक्नोलॉजिकल डिवाइसेस यूज़ नहीं कर रहे हैं जो उनको करने चाहिए या जिससे वो यूज़ करके अपनी प्रिपरेशन को और एनहांस कर सकते हैं। आई विल टॉकिंग अबाउट ऑल दीज 5 पॉइंट्स वन बाय वन, डोंट वरी। मैं डिटेल में बात करूंगा और आपको सॉल्यूशंस भी दूंगा, खाली ये नहीं बताऊंगा कि ये प्रॉब्लम है। द सेकेंड एरिया जिसकी वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स का सिलेक्शन नहीं होता है इज कंसिस्टेंसी। हम लोग पढ़ते हैं बट एक दिन हमने 10 घंटा पढ़ा और दूसरे दिन हमने 0 घंटा पढ़ा, फिर थर्ड डे हमने 10 घंटा पढ़ा, फिर फोर्थ डे फिफ्थ डे हमने एग्जॉस्ट हो गए, 0 घंटा पढ़ा, हम कुछ नहीं पढ़ पाए, बस बैठे हैं किताब लेके। हमें लग रहा है कि हम पढ़ रहे हैं बट डीप इनसाइड वी नो दैट वी आर नॉट स्टार्टिंग। और ये प्रॉब्लम मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ हो रही है। जस्ट आस्क योरसेल्फ व्हाइल यू आर वाचिंग दिस वीडियो। वर्सेस एक स्टूडेंट है जो डेली 5 घंटे 6 घंटे पढ़ता है, बहुत ज़्यादा लोड नहीं दे रहा अपने आप को, बट वो डेली पढ़ रहा है कंसिस्टेंटली। उसका आउटकम ज़्यादा होगा बिकॉज उसकी ब्रेन की ट्रेनिंग ज़्यादा अच्छी होने वाली है। तो कंसिस्टेंसी को हम थोड़ा सा बायोलॉजी से कनेक्ट करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्यों 5 घंटे रोज पढ़ना इज बेटर देन 10 घंटे एवरी ऑल्टरनेट डे पढ़ना। ओके, द थर्ड वन इज स्ट्रेंथ ऑफ पर्पस। अगर खाली भीड़ का हिस्सा हो और इसलिए सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हो तो चांसेस ऑलरेडी बहुत कम है कि हो जाएगा, नहीं होगा सिलेक्शन। बहुत ज़रूरी है बिकॉज इट्स अ मैराथन, इट्स नॉट अ 100 मीटर रेस। ये बहुत लंबा 40 किलोमीटर से भी लंबा मैराथन है। तो इस मैराथन को सक्सेसफुली कंप्लीट करना है अगर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग पर्पस चाहिए, विल पावर चाहिए। वो विल पावर एक दिन में या मोटिवेशन वीडियोस देख के नहीं आती है, वो विल पावर अपने आप को ट्रेन करके आती है, उसकी भी मैं बात करूंगा। फोर्थ पॉइंट है राइट सोर्सेज। ये एक बहुत बड़ा इशू है बिकॉज आप जाओगे कोई भी सिविल सर्विसेज की मार्केट में जहाँ पे बहुत सारी किताबें हैं, या ऑनलाइन भी देखोगे, देर आर मल्टीट्यूड ऑफ सोर्सेज जो लोग बता रहे हैं, ये पढ़ लो, ये मत पढ़ो, ऐसे पढ़ लो, ऐसे मत पढ़ो। यू हैव टू अप्लाई योर ओन माइंड एंड ट्राई एंड अंडरस्टैंड कि मेरे लिए राइट सोर्सेज क्या हैं, वो समझना बहुत ज़रूरी है। वो नहीं समझोगे, अगर राइट सोर्सेज नहीं पकड़ोगे, गलत चीज़ें पढ़ोगे, तो सिलेक्शन कैसे होगा। अब अगर मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ बट मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी ना पढ़ के मैं कॉमर्स के सब्जेक्ट्स पढ़ने लगूँ, तो क्या मेरा सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं होगा। या फिर मैं मेडिकल की तैयारी कर रहा हूँ लेकिन किताबें मैं जेई वाली पढ़ रहा हूँ, तो क्या मेरा मेडिकल में हो जाएगा? नहीं होगा। एग्जैक्टली सेम चीज़ें यहाँ पे अप्लाई होती हैं। सोर्सेस सही पता होने चाहिए और उनको फॉलो करना ज़रूरी है। एंड द लास्ट पॉइंट इज डायरेक्शन। देखो, क्योंकि एक मैराथन है, क्योंकि एक बहुत लंबा एग्जाम है जो कि 1.5-2 साल आराम से चलता ही चलता है। 1 साल पहले तैयारी करोगे, फिर 1 साल एग्जाम चलेगा, 2 साल की तो मिनिमम साइकिल है। तो यहाँ पे भटकने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। इट्स वेरी इजी टू गेट डिस्ट्रैक्टेड, टू गो इन द रॉन्ग डायरेक्शन।
it is very very easy to have gone in that direction. In order to protect yourself from getting distracted, it's very important that you have a guide. इसीलिए वो mentorship सेशंस वगैरह स्टार्ट हुए थे, जो कि एक अच्छा इनिशिएटिव था, बट वो धीरे धीरे मार्केट होके खराब हो गया. बट आज भी आपको अच्छे अच्छे गाइड मिलेंगे. यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे अच्छे गाइड हैं जो आपको सही डायरेक्शन देने में बिलीव करते हैं. आपका ऑब्जेक्टिव है उनको ढूंढना, उनसे चिपक के रहना और फिर उनसे रेगुलरली पूछते रहना कि मैं ये कर रहा हूँ सही है या गलत है. गलत है तो क्यों गलत है. डोंट जस्ट रिलाई ऑन एनीवन ब्लाइंडली, आस्क देम क्वेश्चंस, जिससे कि वो आपको लॉजिक दे सकें, रीजन दे सकें. रीजन सही लगता है तो ही फॉलो करो, रीजन गलत लगता है तो फॉलो मत करो. एट द वेरी एंड दिस इज एन एग्जामिनेशन फॉर एडल्ट्स. तो बच्चे की तरह ट्रीट अपने आप को ना करें. Start treating yourself as an adult, start making your own decisions and start mixing up these 5 things along with your studies. एक एक करके बात करते हैं सारे पॉइंट्स पे. सबसे पहला पॉइंट था टेक्नोलॉजी. अब टेक्नोलॉजी में ऐसा क्या है जो कि आपको हेल्प कर सकता है. इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट टेक्नोलॉजी इज एन इनेबलर, इट्स नॉट अ बैरियर इन एजुकेशन, स्पेशली इन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन. इट्स एन इनेबलर. तो टेक्नोलॉजी स्टैंड अलोन बेसिस पे आपका सिलेक्शन नहीं कराएगा, और टेक्नोलॉजी नहीं होगी तो जरूरी नहीं कि सिलेक्शन नहीं होगा, उसके बिना भी हो सकता है सिलेक्शन. बट ये आपको और ज्यादा इनेबल कर देता है, आपको और ज्यादा पुश कर देता है, आपकी प्रिपरेशन को और अच्छा बना देता है. इफ देयर इज एनीथिंग आउट देयर दैट कैन improve your the outcome of your preparation, why not use that? For example, I remember the Olympics में 100 मीटर रेस होती है. उसमें there was a race once upon a time, और वहां पर हवा चल रही थी in the direction of the runners. तो जो फर्स्ट आया था रनर, उसका जो टाइमिंग था that was a world record. फिर कंट्रोवर्सी हुई कि यार हवा चल रही थी इस डायरेक्शन में, इसलिए इसको 0.01 सेकेंड 0.02 सेकेंड जो भी था उसका एडवांटेज मिल गया, तो ये वर्ल्ड रिकॉर्ड नहीं माना जाना चाहिए. दैट वाज अ कंट्रोवर्सी, बट देयर वाज अ काउंटर आर्गुमेंट सेइंग दैट इट्स अ नेचुरल इनेबलर. कभी कभी ऐसा भी होगा दैट द विंड इज रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन, देन विल यू ऐड सर्टेन सेकेंड्स और मिली सेकेंड्स टू द टाइमिंग ऑफ दैट एथलीट? नहीं, आप नहीं करोगे, तो फिर यहाँ हटा भी नहीं सकते. ये भी टेक्नोलॉजी ऑल्सो इज अ नेचुरल इनेबलर. I call it natural at this point of time because it is everywhere around us. हमारे आसपास जैसे पेड़ पौधे हैं वैसी टेक्नोलॉजी हो चुकी है. Why not use it for our advantage? Why not use it to make our preparation less burdensome, more fun, more interesting? कुछ एग्जाम्पल्स देके बताऊंगा मैं आपको कि टेक्नोलॉजी कहाँ पर कैसे यूज कर सकते हो. अब जो पूरा आपका एग्जाम का प्रोसेस होता है वो इस तरह से होता है. पहले आप नोट मेकिंग करते हो, जब व्हेन यू रीड एवरीथिंग, देन यू स्टार्ट रिवाइजिंग एवरीथिंग फॉर रिटेंशन, देन यू स्टार्ट विद फास्ट रिविजन, बिकॉज अल्टीमेटली फाइनल एग्जामिनेशन में आपको एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4 सब्जेक्ट्स को रिवाइज करना है. देन यू स्टार्ट टेकिंग टेस्ट्स एंड देन देर इज द फाइनल एग्जाम. फाइनल एग्जाम भी मल्टीपल लेवल्स में होता है, यू ऑल नो दैट. ये पूरा सीक्वेंस है, ये पूरा टाइम स्पैन है आपकी प्रिपरेशन से लेके एग्जाम तक का. नोट मेकिंग में नॉर्मली वी आर यूजिंग ऑफलाइन नोटबुक्स यूज करते हैं, हम उसमें पेपर से लिख रहे हैं बहुत सारी चीज़ें. अभी भी वेरी सरप्राइजिंग, आप बहुत सारी कोचिंग्स में जाओगे वहाँ पे आपको डिक्टेट करवा रहे हैं. ऑल ऑफ दैट इज अ वेस्ट ऑफ टाइम. करना क्या चाहिए? नोट मेकिंग में बहुत सारी ऑनलाइन एप्लीकेशंस आती हैं. आई एम वेरी श्योर योर मेजॉरिटी ऑफ यू आर अवेयर अबाउट दीज. वन नोट, एवर नोट, नोशन, ऐसी एप्लीकेशंस हैं. But very few of us are actually using them, even when we know about them. Why? Because it is a new skill, and learning any new skill requires time and effort. तो हम क्या करते हैं, हमने वन नोट उठाया, उसको यूज़ करना शुरू किया, फिर रियलाइज हुआ ये तो समझ नहीं आ रहा है. आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, बिकॉज ऑफकोर्स इट्स अ न्यू स्किल, तो समझने में टाइम लगेगा, बट वी डोंट नो दैट. तो हमें लगता है ये समझ नहीं आ रहा है, अच्छी नहीं लग रही है, आई डोंट थिंक इट्स गोइंग टू वर्क, it's not for me, let me get back to my notebooks. तो फर्स्ट इंस्टेंस में जैसे ही समझ नहीं आया, मैंने वो स्किल को डेवलप करे बिना ड्रॉप कर दिया, और इसीलिए दिस इज द मेजर रीजन व्हाई नोट मेकिंग एप्लीकेशंस आर नॉट बीइंग यूज्ड बाय अ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स. और जो स्टूडेंट्स यूज कर रहे हैं वो ऑटोमेटिकली अपनी प्रिपरेशन बेटर बना रहे हैं.
अब इसका मतलब ये नहीं है कि यूज करोगे तो सिलेक्शन हो ही जाएगा, इट्स एन इनेबलर, सो इट इज हेल्पिंग यू। बट अगर पढ़ोगे नहीं तो कैसे होगा? ऑनलाइन नोट मेकिंग एप्स में नोट्स अच्छे नहीं है तो कैसे होगा सिलेक्शन, राइट? नोट्स अच्छे होने तो ज़रूरी हैं, बट ये एप्लीकेशंस आपको हेल्प कर रही हैं ज़्यादा अच्छे नोट्स बनाने में, ज़्यादा इजीली नोट्स को अपने पास रखने में, उनको रिटेन करने में, उनको फाइनली एग्जाम में यूज़ करने में। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं। अब आपने नोट्स बना लिए ऑनलाइन टेक्नोलॉजी यूज़ करके, फिर आता है रिविजन फॉर रिटेंशन। रिविजन में क्या करना ज़रूरी है? देर आर अ लॉट ऑफ, अगेन, फ्लैश कार्ड्स की बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं। बहुत सारे मेरे स्टूडेंट जो सेलेक्ट हुए हैं पास्ट में, वो बोलते हैं कि सर, फ्लैश कार्ड्स के थ्रू दो फायदे उठाए मैंने। नंबर वन, प्रीलिम्स की प्रिपरेशन मैंने अपनी बेटर करी, सबसे पहला मेरा फायदा, बिकॉज फ्लैश कार्ड्स मेजरली क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में होते हैं, एमसीक्यू फॉर्मेट में, तो इसलिए शॉर्ट फॉर्म में होते हैं, इसलिए प्रीलिम्स में वो काफ़ी फायदा करते हैं। तो प्रीलिम्स का उनको काफ़ी मेजर एडवांटेज मिला। सेकेंड मेजर एडवांटेज जो फ्लैश कार्ड्स ने उनको दिया, वो दिया एक्टिव रिकॉल का। Active recall is when, instead of opening a book and then revising, you close your book, you open a flashcard application, वहां पे आप फर्स्ट क्वेश्चन क्लिक किया, फर्स्ट क्वेश्चन पॉपअप हुआ, अब आपको उस क्वेश्चन को खुद अपने दिमाग में आंसर करना है। लेट्स से मैंने आंसर करने की कोशिश करी, मुझसे नहीं हुआ, मैंने क्लिक किया, आंसर शोकेस हुआ, मैंने देखा अच्छा ये आंसर था, मेरे लिए मुश्किल था, नीचे हार्ड का बटन था एक, मैंने उस पर क्लिक कर दिया। जैसे ही मैंने हार्ड पे क्लिक किया, सिस्टम ने रिकॉर्ड कर लिया कि यार ये स्टूडेंट को क्वेश्चन का आंसर नहीं आता था। 5 मिनट बाद लेट मी शो इट अगेन टू दिस गाय, 5 मिनट बाद फिर से यही क्वेश्चन दिखाता हूं, हो सकता है कि वो याद हो जाए। सो द एप्लीकेशन नाउ, द टेक्नोलॉजी नाउ इज हेल्पिंग यू रिमेंबर दैट। नंबर वन, रिटेन करने में हेल्प कर रही है। नंबर टू, इट इज फोर्सिंग यू टू अप्लाई एक्टिव रिकॉल। आप पैसिव रिकॉल कर ही नहीं सकते क्योंकि आपके पास किताब है ही नहीं, साइड में रखी हुई है, आपने क्वेश्चन आंसर सीधा सीधा एक एप्लीकेशन में डाल दिए और वहां से आप यूज कर रहे हो उसको। तो फ्लैश कार्ड से ये दो मेजर फायदे होते हैं रिवीजन में। प्रीलिम्स में डायरेक्ट फायदा होता है और एक्टिव रिकॉल जो प्रीलिम्स मेंस दोनों में आपको फायदा देता है। तो फ्लैश कार्ड्स को यूज करो, बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, जो अच्छी लगे उसको यूज करो, बट convert everything that you read in the form of flashcards. It is going to help you a lot. बहुत फायदा करेगा आपको जब आप हर चीज को फ्लैश कार्ड्स के फॉर्म में कन्वर्ट करोगे। तो फिर आ जाता है फास्ट रिविजन। मैं रिवाइज तेज कैसे करूं? वहां पर भी फ्लैश कार्ड्स काम आते हैं, क्योंकि मैं वही चीज बुक्स में उठाऊंगा तो शायद मुझे पूरा हिस्ट्री पढ़ने में 5 दिन 10 दिन लगेंगे। मेरे पास लेट्स से 500 फ्लैश कार्ड्स हैं हिस्ट्री के, तो मुझे पता है यार हर दिन 100 करने हैं, 5 दिन में सारा रिवीजन हो जाएगा। इट सेव्स टाइम, धीरे धीरे वो स्पीड बढ़ती जाती है। अब उन 500 फ्लैश कार्ड्स में से 100 फ्लैश कार्ड्स ऐसे होंगे जो मुझे बहुत अच्छे से याद हो गए हैं, तो सिस्टम उनको साइड में रख देगा और उनको हर बार नहीं दिखाएगा आपको। सो दैट सॉफ्टवेयर हैज़ रिकॉर्डेड कि यार ये 100 फ्लैश कार्ड्स इसको बहुत अच्छे से याद हैं, बार बार दिखाने की जरूरत नहीं है, टाइम वेस्ट हो रहा है। ऑटोमेटिकली व्हाट इज हैपनिंग, यू आर मेकिंग योर रिविजन मोर एफिशिएंट। You are constantly going through questions which are more difficult for you, and you're going through questions that are easy for you less frequently. Automatically आपकी प्रिपरेशन ज़्यादा एफिशिएंट हो रही है, फास्ट रिविजन में हेल्प कर रही है। नेक्स्ट पे आते हैं, टेकिंग टेस्ट फॉर प्रैक्टिस। यहाँ पर भी बड़ी मेजर प्रॉब्लम एक हम लोग फेस करते हैं कि हम टेस्ट लिखा, अपने टीचर को दिया, नाउ वी आर वेटिंग फॉर हिम टू evaluate it and give it back to us. I'm not saying ये मत करो, ये करते रहो, बट उसके साथ साथ start using technology if you are not doing that in a very organized manner. पहले एक अच्छा सा prompt बनाओ, चैट जीपीटी टाइप एआई मॉडल्स में जाओ, उसमें थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट करके देखो if that prompt works or not, and then start giving him, the chat GPT or that AI model, start giving it your questions and answers. फिर वो आपको स्कोर देगा, फिर स्कोर पे आर्ग्यूमेंट करो उसके साथ कि यार ये इवैल्यूएशन आपने किस बेसिस पे किया है, डिफिकल्ट इवैल्यूएशन करो या इजी इवैल्यूएशन करो, इवैल्यूएशन के पॉइंट्स दो मुझे, क्या नुकसान थे मेरे क्वेश्चन, मेरे आंसर में क्या फायदे थे, व्हाट आर द गुड पॉइंट्स, व्हाट आर द बैड पॉइंट्स। Start doing that. When you do that, automatically your writing skill will improve. You have to now do it. It is a necessity because everyone else around you is using it. जो स्टूडेंट सेलेक्ट हो रहे हैं वो मैसिव स्केल पे यूज कर रहे हैं, और जब वो करेंगे तो आपको करना ही पड़ेगा, बिकॉज दे आर गोइंग अहेड ऑफ यू बाय यूजिंग दीज टेक्नोलॉजीज। इनेबलर को यूज कर रहे हैं,
अपने आप को आगे पुश करने के लिए, अपनी टाइमिंग इंप्रूव करने के लिए। ओके, व्हेन यू डू दीज थिंग्स, व्हेन यू टेक इनफ टेस्ट्स, प्रैक्टिस करते हो, ऑनलाइन एप्लीकेशंस के थ्रू प्रैक्टिस करते हो, प्रीलिम्स मेंस की रिवीजन करते हो, फ्लैश कार्ड्स यूज करते हो, नोट मेकिंग एप्स यूज करते हो, ऑटोमेटिकली यू आर मच बेटर प्रिपेयर इन द फाइनल एग्जामिनेशन बिफोर द एग्जाम इटसेल्फ, एंड दैट इज व्हाट टेक्स यू फॉरवर्ड। कल मुझसे एक स्टूडेंट ने पूछा, सर मेरे 75 के आसपास आ रहे हैं GS2 में, प्रीलिम्स में, CSAT में, सो शुड आई बी वरीड और नॉट, और तैयारी करूं ना करूं? मैंने उसको बोला, यार 100 तक लेके जाओ। क्यों? क्योंकि एग्जाम में जाते ही आपके 10 नंबर कम हो जाएंगे सीधे एग्जाम प्रेशर में। तो 90 पे तो ऐसे ही आ गए, आप स्टार्ट ही कर रहे हो 90 से, व्हेन यू आर एक्चुअली प्रिपेयर्ड फॉर 100। बट इफ यू आर डूइंग दीज थिंग्स देन यू आर रिड्यूसिंग दैट गैप। तो आप फिर -10 से नहीं स्टार्ट कर रहे हो, फिर आप प्रॉब्लली -2 -3 से स्टार्ट कर रहे हो, तो आपका स्कोर उतना कम नहीं होगा फाइनल एग्जाम में। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज कंसिस्टेंसी। मैंने बोला था थोड़ा बायोलॉजिकली बात करेंगे। नाउ ब्रेन इज नॉट अ मसल, बट इट एक्ट्स लाइक अ मसल। इट इज अ सेट ऑफ नर्वस टिश्यूज एंड न्यूरॉन्स, बट दीज नर्वस टिश्यूज एंड न्यूरॉन्स कैन बी ट्रेन्ड। इनको ट्रेन किया जा सकता है, इनको एक्सरसाइज भी किया जा सकता है। सो दे एक्ट वेरी मच लाइक योर मसल। आपने आर्म्स की मसल करनी है, डोले बनाने हैं, ये सब करोगे तो डोले बनेंगे तुम्हारे। नाउ व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ट्रेनिंग दिस मसल। Similarly, you can train this also just like a muscle. अब सक्सेसफुली अगर आपको ट्रेन करना है अपने ब्रेन को, तो आपको उसको डेली प्रैक्टिस देनी पड़ेगी। अगर आप सोचोगे कि हफ्ते में 1 दिन करूंगा, हफ्ते में 2 दिन करूंगा, वो प्रैक्टिस विल नॉट बी एज इफेक्टिव एज डेली प्रैक्टिस। प्रैक्टिस तो है, वो इंप्रूवमेंट होगा। आप डोले उठाने जा रहे हो, वर्कआउट करने जा रहे हो, हफ्ते में 2 दिन जाओगे, उसका इम्पैक्ट कम होगा। हफ्ते में 5 दिन जाओगे, उसका इम्पैक्ट ज़्यादा होगा। नॉर्मल सी बात है ना। दैट इज द डिफरेंस हेयर ऑल्सो। डेली प्रैक्टिस करोगे, इम्पैक्ट बेटर होगा। डेली प्रैक्टिस नहीं करोगे, वीकली मंथली प्रैक्टिस करोगे, इम्पैक्ट बहुत धीरे होगा, स्लो होगा। तो डेली प्रैक्टिस करनी है। एट द सेम टाइम ओवर ट्रेन करने से जैसे टेयर हो जाता है। मैंने बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर दिया, नी में पेन होना शुरू हो गया। व्हाट इज दैट? मैंने टेयर कर लिया अपने मसल्स को बिकॉज आई ओवर ट्रेन्ड। सेम अप्लाइज टू द ब्रेन। रोज 10 घंटे 12 घंटे बैठे रहोगे, पढ़ाई करते रहोगे, व्हाट आर यू डूइंग? यू आर ओवर ट्रेनिंग योर ब्रेन। व्हेन यू डूइंग दैट, ऑटोमेटिकली आप उसको टेयर कैटेगरी में डालने की कोशिश कर रहे हो। कॉन्शियसली, डेलिबरेटली आप ये कर रहे हो मिस्टेक। So do not study. There is no need to study for 10, 12, 15 hours every day. You are overtraining if you're doing that. आराम से 6, 7, 8 घंटे पढ़िए मैक्सिमम, और उसके बाद जो टाइम बचता है, गिव इट to yourself, spend it on yourself. Automatically you will feel much better. You will be ready for the next day's training then. So make sure that you're doing it, and this is what consistency is. हमने start किया था consistency के point से। consistency यही है और कुछ नहीं है। okay, so there are two sides. Number one, do not overstress or overtrain, and study daily for 5 to 8 hours, not more than that, not less than that. ऑप्टिमम ट्रेनिंग पे अप्लाई करिए। अब ये 5 से 8 घंटे पढ़ना कैसे है, या इसमें क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है, वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। नंबर 1, एक्सेल टाइम टेबल विद डेली टारगेट्स। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने भी बहुत सारे स्टूडेंट्स के साथ शेयर किए हैं एक्सेल टाइम टेबल्स। बहुत सारे और यूट्यूब चैनल्स पे भी मिलेंगे। अच्छा सा एक एक्सेल टाइम टेबल दैट यू कैन अंडरस्टैंड, दैट इज गुड फॉर यू, दैट वर्क्स फॉर यू। सेलेक्ट दैट, मेक इट योर ओन by making your own changes, customize करो उसको, but have an Excel timetable. Only then you will be able to specify your daily targets कि मुझे आज ये करना है, आज ये करना है, और उसको कर पाओगे, अदरवाइज कर नहीं पाओगे। okay, when you are studying, if you want to actually study in a focused manner for 5 to 8 hours, तो सबसे पहले आपके टारगेट्स क्लियर होने चाहिए। सेकेंडली, आपका डिस्ट्रैक्शन जीरो होना चाहिए। This is possible only when you do not have your phone with you when you're studying. और ऐसे टाइम पे पढ़ना शुरू करो जब और लोग सो रहे हैं और लोग अवेलेबल नहीं हैं, अर्ली मॉर्निंग और लेट एट नाइट। इट वर्क्स वंडर्स बिकॉज डिस्ट्रैक्शन ऑटोमेटिकली खत्म हो जाता है। आपके पास लोग हैं ही नहीं बात करने के लिए, फोन पे भी बात करने के लिए कोई नहीं है, सब सो रहे हैं। तो इस तरह से आप अपना डिस्ट्रैक्शन हटा सकते हो। और इसी एक्सेल टाइम टेबल में, टू अंडरस्टैंड वेदर दिस 5 to 8 hours is actually effectively working for you or not, ढंग से पढ़ रहे हो और काफ़ी पढ़ पा रहे हो या नहीं, उसके लिए अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म बनाइए एक्सेल में ही कि यार मेरा आज टारगेट था 5 घंटे में हिस्ट्री के 3 चैप्टर्स कंप्लीट करने का, हुए कि नहीं हुए।
नहीं हुए थे, ऑनेस्टली आस्क मी क्यों नहीं हुए? अपने आप से पूछता हूँ क्यों नहीं हुए? क्या मैं डिस्ट्रैक्टेड था? नहीं। टारगेट शायद बहुत ज़्यादा था, 3 की जगह 2 चैप्टर ही कर पाता मैं 5 से 8 घंटे में, उससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता था, ह्यूमनली पॉसिबल नहीं था। तो अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म आपने अपने लिए बना लिया, एंड दिस हैज़ टू हैपन एवरी डे। ये डेली होना ज़रूरी है, तब जाके आपको उसका रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट पे आते हैं। थर्ड पॉइंट है स्ट्रॉन्ग पर्पस। जैसा मैंने बोला था, यूपीएससी सिविल सर्विसेज इज अ मैराथन, इट्स नॉट अ स्मॉल रेस। और अगर ये मैराथन जो पूरे 2 साल चलता है, 40 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, इसको सक्सेसफुली कंप्लीट करना है अगर, तो बहुत स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस चाहिए। मोटिवेशनल वीडियोस देख के वो सेंस ऑफ पर्पस नहीं आता है। बी वेरी क्लियर वाई आर यू डूइंग इट। इट माइट बी वेरी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड कि यार मेरी फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं है, मेरी सोशल स्टेटस अच्छी नहीं है, 12th फेल वाला हाल है, अगर मुझे इस लैडर में ऊपर जाना है, सक्सेस के लैडर में, दिस इज द ओनली वे फॉर मी, लेट मी गेट इन टू इट। ये भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इट हैज़ टू बी वेरी क्लियर। शर्त ये है, द कंडीशन इज दैट यू हैव टू नो what is the reason for your getting into this exam and preparing for this exam, and keep reminding yourself that purpose. Okay, उसके साथ साथ when you have that sense of purpose, automatically your goals will start becoming more specific. You will start having more specific daily, weekly और monthly targets. ये दो चीजें आपकी होने लगेंगी। एंड वेन यू हैव अ स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ पर्पस, ऑटोमेटिकली कंपैरिजन कम होने लगेगा, बिकॉज यू नो वाई आर यू डूइंग इट। तो आपको टेलीग्राम पे जाके देखने की जरूरत नहीं है कि और लोग क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, खराब कर रहे हैं, बिकॉज मुझे पता है मैं क्यों कर रहा हूं और मुझे किस तरह से करना है। सो गेटिंग रिड ऑफ कंपैरिजन इज easier when you have a strong sense of purpose. You have more specific goals and you have more specific targets automatically when you have a stronger sense of purpose. Okay, मेरा गोल है रैंक 1 लेके आना, मेरा गोल है 1 to 50 रैंक के अंदर अंदर आना, दैट इज माई स्पेसिफिक गोल। इन ऑर्डर टू गेट दैट, वहां जाने के लिए मुझे कितना स्कोर चाहिए, वो स्कोर अचीव करने के लिए मेरे टारगेट्स क्या होंगे, इस तरह से बहुत स्पेसिफिक गोल्स और टारगेट्स बनाइए, ऑटोमेटिकली यू विल स्टार्ट सीइंग द डिफरेंस। ओके, फोर्थ पॉइंट, राइट सोर्सेज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बोथ जीएस एंड ऑप्शनल दोनों के ही आपके सोर्सेज क्लियर होने चाहिए। ऐसा नहीं कि जो लोगों ने बोल दिया वो बस उठा के पढ़ना शुरू कर दिया। आपको पता होना चाहिए कौन सा मेरे लिए सही है, कौन सा गलत है, क्यों ये सही है, क्यों ये गलत है। अब इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पास्ट ईयर पेपर्स का एनालिसिस बहुत अच्छा हो। तो प्लीज़ पास्ट ईयर पेपर्स को रेगुलरली कवर करें। मैं बहुत सारी वीडियोस में बोल चुका हूँ कि एवरी डे योर डे हैज़ टू स्टार्ट विद पास्ट ईयर पेपर्स, उसी से स्टार्ट होना ज़रूरी है। ओके, उसके साथ साथ प्रीलिम्स में नॉर्मली हम जीएस 1 to 3 यूज़ करते हैं, जीएस 4 एथिक्स प्रीलिम्स में यूज़ नहीं होता है, मेंस में जीएस 1 to 4 यूज़ करते हैं। तो हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में, पॉलिटी में, इकोनॉमी में, करंट अफेयर्स में, ऐसे बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जिनके आपको सोर्सेज पता होने चाहिए। मैंने यहाँ कुछ ऐसे ही लिख दिए हैं जस्ट टू गिव यू एन एग्जाम्पल एंड अंडरस्टैंडिंग कि किस तरह से आइडेंटिफाई करो, बट इस तरह से क्लियरली आइडेंटिफाई करो। जैसे आर्ट एंड कल्चर के लिए मैं चाहूँगा कि यार मैं नितिन सिंघानिया सर की जो किताब है आर्ट एंड कल्चर की वो एक बार पढ़ लूँ, या पूरी भी ना पढूं तो व्हेन आई एम रीडिंग एनसीईआरटी देन आई हैव इट बिसाइड मी और मैं उसको रेगुलरली देख रहा हूँ। सो दैट इज माई सोर्स। तो ऐसे आपके सोर्सेज क्लियर होने चाहिए। स्पेंड टाइम ऑन फाइंडिंग द राइट सोर्स। मैं देखता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको सोर्सेज नहीं पता हैं सारे, फिर भी वो तैयारी शुरू कर देते हैं। सो कीप लुकिंग फॉर गुड सोर्सेज। हर हफ्ते एक बार मार्केट में जाओ, वहाँ पे थोड़ा ढूंढते रहो, देखते रहो, आपको कहीं ना कहीं अच्छे सोर्सेज मिलते रहेंगे और वो बहुत यूजफुल है आपके लिए। ओके, बिकॉज अल्टीमेटली नॉलेज को किसी भी चीज़ से रिप्लेस नहीं कर सकते। नॉलेज इज़ द फर्स्ट थिंग, के बाद ही और सारी चीज़ें जो मैंने 5 बताई वो आती हैं। वो नॉलेज तो सेंटर में है, उसको नहीं हटा सकते सेंटर से, उसको हिलाना पॉसिबल नहीं है। एंड द राइट सोर्सेज हेल्प यू गेट द राइट नॉलेज फॉर दिस एग्जामिनेशन। द लास्ट पॉइंट इज डायरेक्शन। मैंने बोला था मेंटरशिप प्रोग्राम्स वगैरह काफ़ी पॉपुलर हुए थे बीच में। दे स्टार्टेड विद अ गुड इंटेंशन कि यार हम डायरेक्शन देते हैं, क्योंकि पढ़ तो आप लोगे, हमें बस बताना है कि कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं पढ़ना है। Fortunately, there's still a lot of YouTubers out there who are providing good direction, right direction. अब वो डायरेक्शन में आपको क्या क्या बताते हैं, डायरेक्शन में हाउ टू स्टडी, कैसे पढ़ना है, जैसे मैंने अभी टेक्नोलॉजी को यूज़ करके बताया है, दैट इज़ ऑल्सो हाउ टू स्टडी। इस वीक में क्या पढ़ना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। वो आपको अकाउंटेबिलिटी क्रिएट कर रहे हैं आपके दिमाग में
वो आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। व्हाट नॉट टू स्टडी, क्या नहीं पढ़ना है। जैसे मैं अपने स्टूडेंट्स को बोलूँगा कि यार आपको अ, अगर आप लेट्स से इंटरनेशनल रिलेशंस उठा रहे हो, तो इंटरनेशनल रिलेशन समझने के लिए बहुत ज़्यादा मल्टीपल न्यूज़पेपर्स और आर्टिकल्स की ज़रूरत नहीं है। मैं रिकमेंड करूँगा इंटरनेशनल रिलेशन समझने के लिए पहले कुछ बेसिक किताबें उठाओ, हिस्ट्री समझो इंटरनेशनल रिलेशन की, फिर आप ऑनलाइन जाओ और ऑनलाइन हार्वर्ड, स्टैनफोर्ड, इंडिया में भी बहुत सारे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी वेबसाइट्स पे बहुत अच्छे अच्छे आर्टिकल्स हैं और बहुत ऑर्गेनाइज तरीके से हैं। ऐसा नहीं कि रैंडमली कोई भी एक आर्टिकल आ गया, कोई भी एक टॉपिक दे दिया, वो एक सीक्वेंस में चलते हैं। जैसे इंडिया का अगर इंटरनेशनल रिलेशन समझना होगा तो वो रीजन वाइज जाएंगे कि चाइना के साथ हमारे इंडिपेंडेंस से आज तक किस तरह से इंटरनेशनल रिलेशंस इवॉल्व हुए हैं, फिर उसके बाद रशिया से किस तरह से इवॉल्व हुए हैं, एक एक करके जाएंगे, तो अंडरस्टैंडिंग बेटर होगी, rather than just going out there रिसर्चिंग रैंडम आर्टिकल्स और जो जर्नलिस्ट लिखते हैं उनको पढ़ रहे हो। उसमें टैंजिबल पॉइंट्स कम होते हैं और कंट्रोवर्सीज ज़्यादा होती हैं। ओके, ये अब मैंने आपको बताया व्हाट नॉट टू स्टडी। ऐसी डायरेक्शन देना ज़रूरी है बहुत सारे सब्जेक्ट्स के लिए, तो वो डायरेक्शन आपको गाइड देता है। तो ऐसा एक गाइड ढूंढो जो आपको सही डायरेक्शन दे। कुछ मेट्रिक्स होते हैं परफॉर्मेंस के, उन मेट्रिक्स को आइडेंटिफाई करो और उनको यूज़ करो। फॉर एग्जांपल मेरा एक मेट्रिक हो गया परफॉर्मेंस का कि मैं एवरी डे आई हैव टू स्टार्ट माई डे विथ प्रीवियस ईयर पेपर्स एंड आई हैव टू लेट्स से go through 20 questions in 15 minutes or 20 minutes, and this I will keep doing for the next 6 months, and once I'm done with all the questions of the past 10 years फिर मैं रिपीट करूंगा साइकिल। ये मेरा मेट्रिक हो गया परफॉर्मेंस का। ऐसे ही फाइनल एग्जाम में या फिर डेली के बेसिस पे लेट्स से मेरा मेट्रिक परफॉर्मेंस का है कि मुझे 60 पेजेस पढ़ने हैं, ये मेरे कोच ने या गाइड ने बताया है, नंबर ऑफ पेजेस में डिवाइड कर दिया। मेरा एक मेट्रिक हो गया परफॉर्मेंस का कि फाइनल एग्जाम के जो भी मैं मॉक्स दे रहा हूँ उसमें मेरा स्कोर फाइनल एग्जाम से 30% ऊपर आना चाहिए। दैट इज माई मेट्रिक ऑफ परफॉर्मेंस। तो ऐसे मेट्रिक्स आपको रेगुलरली आपका गाइड देता रहेगा, वो आपको अपने आप बनाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। अगले 6 महीने में क्या पढ़ना है उसका प्लान ऑफ एक्शन। हाउ टू मेक नोट्स फॉर फास्ट रिविजन। जैसे येस्टरडे ओनली आई हैड अ सेशन विद सम स्टूडेंट्स ऑफ माइन ओवर जूम, और मैंने उनको एक्टिव रिकॉल फ्लैश कार्ड के थ्रू कैसे करना है वो मैंने सिखाया उनको। वी हैड अ लॉन्ग 2.5 आवर सेशन और उसमें मैंने फ्लैश कार्ड्स यूज़ करना सिखाया, बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए, उन एग्जाम्पल्स के थ्रू उन्होंने सीखा। दैट इज वॉट इज द कोर ऑफ गिविंग डायरेक्शन टू स्टूडेंट्स। ठीक है ना। सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड। आई एम वेरी श्योर कि ये 5 पॉइंट्स अगर आप ध्यान रखोगे ऑटोमेटिकली यू आर मूविंग अहेड इन योर डिज़ायर एंड इन योर हार्ड वर्क टूवर्ड्स सक्सीडिंग इन दिस एग्जामिनेशन। अगर ये 5 पॉइंट्स फॉलो नहीं करोगे तो आप पढ़ रहे हो, आगे चल रहे हो, बट आप अपनी स्पीड कम कर ले रहे हो। बैरियर्स आपने बढ़ा दिए और इनेबलर्स आपने कम कर दिए इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग दीज 5 पॉइंट्स। ठीक है ना। दैट इज इट फ्रॉम माई साइड। कीप स्टडिंग वेरी हार्ड। कोई क्वेश्चन है नीचे पूछ सकते हो। आई विल सी यू वंस अगेन वेरी सून। टिल देन ऑल द बेस्ट। जय हिंद।